बराबर पे, ठीक है। चलो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस में लिखो, बस ये हो जाए, इसके बाद प्रॉपर ग्रुप थ्योरी पे आएंगे, फिर वही दौड़ना है, और ये भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, ये जितना इसमें जरूरत की चीजें वो सारी पढ़ लेंगे। अब अगर बीच रास्ते में पढ़ने के दौरान कोई और आर्टिकल मिलता है जिसकी ज्यादा जरूरत है, तो उसको वहीं बीच में ही टपका दिया जाएगा। यहां पर हम लोग इसको बस ऐसे ही रफली निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो लिख लेना, इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक्चुअली जानते हो, कॉन्ग्रुएंसी वाली जो बात है, कॉन्ग्रुएंसी की बात आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, ये डिविजिबिलिटी का मॉडिफाइड रूप है। डिविजिबिलिटी की जो बातें आज तक हमने पढ़ी है उसी का और सुधरा हुआ रूप अब हम कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ेंगे। इट इज द मोर जनरलाइजेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये विभाज्यता के सिद्धांत का और भी ज्यादा बड़ा जनरलाइजेशन होता है। इंट्रो में लिखना इसमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, द कॉन्सेप्ट of congruence the concept of congruence was first introduced by congruency का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मतलब कोई पूछे कॉन्ग्रुएंसी सबसे पहले किसने दिया था, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, या तुम सीधे शॉर्ट में गॉस बोल सकते हो। ठीक, लिखना इसके बाद लाइन चेंज करके, अ कॉन्ग्रुएंस is a refined statement is a refined statement of divisibility. A congruence is a refined statement of divisibility. ये जो डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का जो एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जो एक वक्तव्य दिया गया है, ये उसी का और ज्यादा रिफाइंड पार्ट होता है। नोट करो, बोले अर्पित कहां पहुंचे? हुआ तुम लोगों को छोड़ने हम चलेंगे, तो अगर हला भला अपना हो गया, लगे हैं जिसके लिए, तो तुम लोगों को छोड़ने के लिए चला जाएगा। एक गाड़ी बुक की जाएगी, सबको उसी में लादा जाएगा, सामान के साथ पहुंचा देंगे वहां तक जहां तक तुम लोगों को जाना है। हाँ, हम क्या ना चला ले, हम दुनिया चला ले, हमको दे तो कोई चलाने के लिए, मोदी जी हमको हिंदुस्तान चलाने को दे, हम वो भी चला लेंगे। देखो, कार चलाना एक अलग बात है, प्रॉपर वे में कार चलाना एक अलग बात है। हम कार चलाएंगे तो मेरे साथ बगल में अगल में जो भी बैठा हुआ सड़क पे जो चल रहा है वो भी चले जाएंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हम चलाना शुरू करें, सब चलना शुरू करेंगे। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखना, बोले लिखना, कॉन्ग्रुएंसेस प्रोवाइड अस, ये हमें उपलब्ध कराता है, कॉन्ग्रुएंसेस प्रोवाइड अस with an algebraic machinery, congruences provide us with an algebraic machinery for the study of divisibility property, for the study of
डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक, मीन्स अब तक हम लोग जो करते आए, हम लोग नॉर्मली कहते थे फला नंबर इनसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फला नंबर इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, या कोई नंबर किसी से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये सारी बातें अब तक नॉर्मली ऐसे होती है। फिर कॉन्ग्रुएंसी का जब यूज हुआ तो कॉन्ग्रुएंसी को कहा गया कि कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज्यादा रिफाइंड स्टेटमेंट है। ये रिफाइंड का मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध स्टेटमेंट है। अब अगर मुझको कुछ दिया जाएगा तो हम कॉन्ग्रुएंसी के दम पे अलजेब्राइक तरीके से, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाव जैसे हम करते आए हैं उस तरीके से करते हुए हम बताएंगे कि फला नंबर किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना देगा। तो रिफाइंड स्टेटमेंट के लिए ये हमको एक अलजेब्राइक मशीनरी प्रदान कर रहा है कि लो भैया ये तुम्हारे पास एक मशीन हो गई, अब इस मशीन में अपना प्रोडक्ट डालते रहो, रिजल्ट तुमको मिलता रहेगा कि फला नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा तो अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना देगा, या वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। लाइन चेंज करके लिखना, हेडिंग डाल दो कॉन्ग्रुएंस, अब हेडिंग डाल दो कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस इसमें लिखना लिखना लेट, या हाँ लेट से ही शुरू करो, लेट स्मॉल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हम ये मानते हैं, माना स्मॉल एन कोई दिया गया एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, लिखना इंटीजर्स ए एंड बी, इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर्स ए और बी, ये दोनों कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, ए एंड बी आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कहे जाते हैं, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन इफ ए और बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन कहे जाएंगे यदि इफ दोनों एन से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ें, इफ दे लीव ये छोड़ते हैं, दे लीव, इफ दे लीव द सेम रिमाइंडर, they leave the same remainder, they leave the same remainder when divided by, when divided by n। ये रहा कॉन्ग्रुएंसी का पहला कॉन्सेप्ट कह सकते हो। अगर आप दो नंबर उठाओ कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं और b इज इक्वल टू हम 16 ले लेते हैं, और मुझको पता है कि अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना छूटेगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0। 16 में 2 से डिवाइड करें पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 आएगा। तो इसका साफ सुथरा मतलब है 8 कॉन्ग्रुएंट 16 मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए यही साइन का इस्तेमाल करेंगे, लिखा जाएगा 8 कॉन्ग्रुएंट 16 मॉडुलो 2। पता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि आप दो लोगों को बराबर कहना चाह रहे हो। कॉन्ग्रुएंसी का जो एक व्यावहारिक पक्ष आता है वो ऐसा आता है कि आप दो लोगों को बराबर कहना चाह रहे हो। इक्विवेलेंस रिलेशन इसी में पढ़ा जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जब आप दो अलग अलग जगह पर बात कर रहे हो, जब आप दो अलग अलग जगह पर बात करो तो आपके सामने जो कुछ भी रखा गया है वो दिखने में अलग अलग लग सकता है, लेकिन मैथमेटिकली किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है ये दोनों जो आपको दिख अलग रहे हैं ये दोनों सेम व्यवहार करें। होमोमॉर्फिज्म याद आए लीनियर अलजेब्रा में, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में हम क्या करते थे, जब दो वेक्टर स्पेस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते थे तो हम कहते थे आप आसान वाले वेक्टर स्पेस की स्टडी कर लो, टफ वाले के ऊपर सारी थ्योरी लाद दो, जो ये मानेगा उसको मानना कंपलसरी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, एक है, मतलब आप स्ट्रक्चर जो उनका है वो आप कह सकते हो स्टडी कर रहे हो कि इनके स्ट्रक्चर में कितने का अंतर है और कितने का अंतर नहीं है। जैसे दो बॉल आए, दोनों बॉल का स्ट्रक्चर देखने में सेम हो, देखने में दोनों बॉल कैसी होंगी, गोल होंगी, लेकिन ये बताओ एक बॉल कम उछल रही है एक बॉल ज्यादा उछल रही है, हाँ या ना। अच्छा ये बात समझ में आती है कि नहीं कि हम दो बॉल लेकर के आए, एक कम उछले और एक ज्यादा उछले, पॉसिबल है, पॉसिबल है।
ये 1 मिनट ब्रेक लो, हाँ ब्रेक लो। आप देखना दोनों ड्रॉप कर रहे हैं, है दोनों गोल। एक तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सेम स्ट्रक्चर है? हाँ दोनों गोल हैं, ठीक है, तो बाहर से स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, ठीक। लेकिन मैटेरियल, दोनों का मटेरियल अलग अलग है ये भी रबड़ है, ये भी रबड़, लेकिन दोनों का ये प्लास्टिक के लगभग आएगा, ठीक। अब अगर हम इसको छोड़ें, इतना ही आया, लेकिन अगर हम इसको छोड़ें, इसमें उछाल ज्यादा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो, दोनों का स्ट्रक्चर बाहर से देखने में सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहेवियर में फर्क आ रहा है। लेकिन जितने, अगर सारे के सारे बिहेवियर डिट्टो सेम हो गए कि जैसा बिहेव ये बॉल करेगी वैसा ही बिहेव वो बॉल करेगी, भले इसका साइज बड़ा है उसका साइज छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों बॉल एक दूसरे के कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक। तो आप एक बॉल की स्टडी कर लो, इसको कितने फोर्स से इसको नीचे फेंकोगे तो ये कितना ऊपर उछल करके आएगी, और वही बात आप दूसरे के लिए कह सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों का बिहेवियर कैसा हो गया, एक जैसा, जबकि है दोनों अलग अलग पूरे तरीके से। किनाई और गणपत साय का सबसे फेमस एग्जांपल, दोनों कॉलेज हैं, या वो भी छोड़ो, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के आइसोमार्फिक या होमोमार्फिक? सोच करके बताओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के होमोमार्फिक या आइसोमार्फिक? होमो, होमो ना। फर्क कहां आएगा, सोच के बताओ फर्क कहां आएगा? होमो का किस्सा बड़ा होता है। होमो अगर याद हो तो बताए थे, जो होमोमार्फिज्म होता है वो सुपरसेट होता है, पहले होमोमार्फिज्म बनेंगे, उसकी भीड़ से निकल करके क्या बनते हैं, आइसोमार्फिज्म बनते हैं। तो आइसोमार्फिज्म वाली जो मैपिंग होती है, कि होमो की दुनिया में बिलोंग, एवरी आइसोमार्फिज्म मस्ट बी अ होमोमार्फिज्म, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो अंतर कहां पर आएगा, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके अंदर चलने वाले कोर्सेज का। अगर दो लोग आइसोमार्फिक हैं तो इतना बिहेव सेम होगा कि पहले के लिए की गई हर स्टडी दूसरे पर आप थोप सकते हो, हाँ या ना। दो वेक्टर स्पेस आइसोमार्फिक होते तो हम कहते थे डायमेंशन बराबर आएगी, कहते थे डायमेंशन बराबर आएगी, तो जितना इसमें जितने वेक्टर के लोग डिपेंडेंट होते थे उसमें उतने ही वेक्टर के लोग क्या हो जाते, डिपेंडेंट होते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट का क्या किस्सा चल रहा है, एलिमेंट सेम अलग अलग हो सकते हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे के आइसोमार्फिक होंगे? छोड़ो यार, हम बहुत बड़ी थ्योरी लेके जा रहे हैं, तुम लोग भूल चुके होगे, हमको पता है, लीनियर अलजेब्रा भूले हो ना। हाँ, तो हम बड़ी थ्योरी जा रहे हैं, छोटे पर ही जानो। तो यूनिवर्सिटीज आपस में होमोमार्फिज्म होंगी, क्योंकि आइसो में क्या होता है, वन वन आंटो मैप होती है, आइसो में वन वन आंटो, और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होता है। तो इसीलिए हम लोग फौरी तौर की समानता देखते हैं, और फौरी तौर की जो समानता देखी जाती है वो होमो है। और बहुत डीप समानता अगर आप खोजोगे तो वो क्या होता है, आइसो होता है, ठीक। डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी वही इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि आप तुलना कर रहे हो। अच्छा, ऐसे दुनिया की नजर में हम कहें 8 और 16, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? 8 और 16 अलग अलग है, लेकिन मॉडुलो सिस्टम 2 पर क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? क्योंकि मॉडुलो सिस्टम 2 का मतलब आप 2 से भाग लगा रहे हो, 2 से भाग लगाने पर 8 क्या देगा, 0। यानी 8 मॉडुलो 2 की वैल्यू तुमसे मांगी जाए तो क्या कहोगे, 0। 8 मॉडुलो 2 का मतलब 8 में 2 से भाग लगाने पर बचा हुआ रिमाइंडर, और 16 मॉडुलो 2 कहेंगे तो भी क्या दोगे, 0। तो इसका मतलब मॉडुलो 2 की दुनिया में 8 और 2 अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों क्या हो गए, बराबर। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशनशिप है कि आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लोग अलग दिख रहे हैं, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही दोनों सेम नजर आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर हुआ? इसीलिए डिविजिबिलिटी का रिफाइंड फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंसी। चले लिखाएं कुछ, चलो। गई लाइट लिखना, दिस इज डिनोटेड बाई, लिखना दिस इज डिनोटेड बाई दिस इज डिनोटेड बाई ए 3 लाइन, बी मॉडुलो एन, और पढ़ा जाएगा ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन। नाम देना इक्वेशन नंबर 1, नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। बिठा देंगे, चलो लिखना, एक्सप्रेशंस 1 इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। एक्सप्रेशंस 1, यही जो इक्वेशन नंबर 1 लिखे हुए थे, एक्सप्रेशन
expression one is called the congruence. एक्सप्रेशन वन इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस, कॉमा करके लिखना है, एन इज कॉल्ड और एन को कहा जाता है, एन इज कॉल्ड द मॉडुलो ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, द मॉडुलो ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, द मॉडुलो ऑफ द कॉन्ग्रुएंस एंड बी इज कॉल्ड, और बी को कहा जाता है, एंड बी इज कॉल्ड, और बी को कहा जाता है, बी इज कॉल्ड अ रेसिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एन, कॉल्ड अ रेसिड्यू ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा, ए ब्रैकेट में मॉडुलो एन। अब तुम अदला बदली भी कर सकते हो, मतलब तुम ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सप्रेशन वन इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस, एन इज कॉल्ड द मॉडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड ए इज कॉल्ड, यानी बी की जगह क्या कर सकते हो, ए इज कॉल्ड अ रेसिड्यू ऑफ बी मॉडुलो एन। तो ए और बी की अदला बदली हो सकती है। अनस की तबीयत खराब, ज्यादा कम? हाँ मेरे पास फोन किए थे, उठाए नहीं थे हम उसका फोन मेरे हाथ में ही था। हाँ मैसेज आया था, मैसेज हम पढ़े हुए थे ना। तो तबीयत ज्यादा खराब कम? ज्यादा। फोन हम नहीं उठाए थे, उसका रीजन था, उसी समय एमएससी का एक लड़का फोन कर रहा था। अब इनका उठा लेते तो वो लगातार लगे पड़े हुए थे, उनका वेटिंग चला जाता, क्योंकि उनका कटा था तब इनका आया हुआ था, और मेरे को बात ही नहीं करनी थी बिल्कुल भी। तो हम क्या, अब इनका उठाएंगे तो उनका वेटिंग जाएगा, तो उनका भी उठाना ही मजबूरी बन जाएगा, इसलिए नहीं उठाए थे। मैसेज आ गया तब तक। आना क्लास कभी नहीं है, फोन करके पूछेंगे सर जी पेपर होने वाला है कि नहीं होने वाला है ना दिव्यांश, ना आना कभी नहीं है। कौन से सेमेस्टर में पहुंचे? हाँ तीसरे में। आज क्लास आए थे? काहे? हाँ बनारस से आए, बहुत थक गए थे ना, गुरु जी को गमछा वमछा लेके पहुंचना चाहिए, गोड़ ओड़ दबाना चाहिए। ये यही लोग हैं, क्लास नहीं लेंगे वाइवा रूम में मुंह भी नहीं खुलेगा। कोई है क्या? क्लास नहीं लेंगे वाइवा रूम में मुंह भी नहीं खुलेगा ना। और बाद में कितने आए थे जानते हो? थर्ड सेमेस्टर की क्लास से 13 लोग आए थे ना। ये लोग रियलिटी में पढ़ाई की क्लास की दोनों की तरह ही किए हुए हैं, अलग थोड़े हैं ये लोग। एडमिशन अभी तक कितना हुआ है? 65 एडमिशन हुए हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 65 एडमिशन हुए हैं, सब मरे पड़े हुए हैं पूरे तरीके से। लिखना खैर जो भी है अच्छी बात है, लिखो, लाइन चेंज करके लिखना, इफ यदि बी यूज डिवीजन एल्गोरिथम, इफ बी यूज डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें देन, तब ऐसे मामलों में देन ए इज इक्वल टू, सोचो डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन है, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों एन से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, यही बात तो होती है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, सोचो हम ए में एन से डिवाइड लगा रहे हैं, डिविजिबिलिटी का ये डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, विभाज्यता का सिद्धांत, की जब आप किसी नंबर में किसी एन से डिवाइड लगाओगे तो दो चीजें नहीं मिलेंगी, कौन कौन सी? एक कोसेंट और दूसरा कौन? रिमाइंडर। तो ए इज इक्वल टू क्यू इंटू एन और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया? आर, जहां पर आर पर शर्त है आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना होगा? एन। और आपका कोसेंट क्यू बिलोंग टू द किससे करेगा? जेड से। क्या हम ए और एन को लेकर के ये बात लिख सकते हैं? अब हम यही बात बी को और किसको लेकर के लिखेंगे? एन को लेकर, क्योंकि बी में भी आप किससे डिवाइड लगा रहे हो? एन से। लिखना एंड, अच्छा आर की भी बात कर लेते हैं इसी समय, आर की भी बात कर लें। अगर हम आर को लिखना चाहे तो आर को क्या लिखेंगे ये बताओ, आप खुद करो, आर इज लेस देन एन, है कि नहीं? और जब आर एन से छोटा है तो क्या और आगे भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 0 इंटू एन, मतलब भाग जाएगा ही नहीं, और प्लस बचा कितना रहेगा? रिमाइंडर आर, जहां पर आर लेस देन कितना? एन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 0 बिलोंग टू द इंटीजर सेट जेड। लिखा जा सकता है कि नहीं? नोट करो।
यहां से कुछ और लिखने चल रहे हैं, उससे एक और डेफिनेशन बनेगी। ग्यारह चालीस से लेकर के 1 बजे तक मैथ है ना, तुम्हारा शेड्यूल यही होगा क्लास का। 10:20 से लेकर के 11 बजे तक ये तुम्हारा चलेगा फिजिक्स, ठीक। 11 बजे से लेकर के और 11:40 तक ये तुम्हारे पास चलेगा केमिस्ट्री, और 11:40 से लेकर के ऑनवर्ड 1 बजे तक ये चलेगा मैथ्स। अभी कुछ दिन तक फिजिक्स वाले एग्जाम ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिजिक्स वाले यहाँ नहीं चलेंगे, 11 से केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स वाले 1 पर आ जाएंगे कुछ दिन तक बस। बाकी ये शेड्यूल आपका मेन है, यही। हाँ बना हुआ है, अभी हम ही तो बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। कोई है क्या ऐड है ग्रुप में? नहीं ऐड है ना, बना हुआ है ग्रुप, हम ही बनाए हैं। 10 लोगों को आज ही ऐड किए हैं। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, मैसेज कर दें, ऐड कर देंगे। हम ही एडमिन है, हम ही बना ही रहे हैं ग्रुप पूरा। अरे ग्रुप पे मैसेज हो चुका। असल में ग्रुप बना, ग्रुप किससे बनाएंगे? जब लड़के एडमिशन ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट में तो ले नहीं रहे हैं, वो काउंटर पे ले रहे हैं। अब काउंटर से यहाँ पर जब तक आएगा नंबर तब तक तो पता चलेगा अगस्त बीत जाएगा, वो तो एडमिशन अभी कर ही रहे हैं। तो क्लासेस रन कर चुकी है, क्लास का नहीं है, क्लास रन कर चुकी है और ग्रुप बन चुका है, बाकायदा ग्रुप में लोग ऐड हो रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17 लोग पहुंच भी चुके होंगे अप्रॉक्सीमेट। अरे कॉलेज वाले ऐसे ही बताते हैं भवकाल में। हम्म, ये ऊपर वाला ग्रुप ना, और ये नीचे वाला ग्रुप, इतने हो गए। हाँ, उनसे कह तो ग्रुप में ऐड हो जाएं। और क्लास चल रही है। कितनी दूर से आ रही हैं? बभन गाँव यहाँ से कई किलोमीटर? ज़्यादा तो नहीं होगा, 15 17 12 ऐसे ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सुनो, यहाँ एक चीज देखो, यहां से मैं एक और स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि आप वो भी लिख सकते हो। अभी तक मैंने कहा कि अगर मेन, जो मेन डिफिनेशन है वो यही है कि अगर ए में और बी में एन से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचता है तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन होंगे। या आप ये कह सकते हो ए और बी एक दूसरे के व्यावहारिक पक्ष में करें, ए और बी ये दोनों दिखने में अलग होंगे लेकिन बिहेवियर सेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों एन से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहे हैं? एन, रिमाइंडर बराबर बराबर छोड़ रहे हैं। इसलिए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन की दुनिया में ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो चाहे, अब सोचो इसमें फायदा क्या है, जैसे अगर हम कहें जेड की बात करें या जेड की बात करें, तो जेड का मतलब कौन होता है? 0 1 2 और 3। इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तुम नहीं जानते हो, बाद में जान जाओगे, अभी हम लोग रफली आइडिया करें। जेड इज इक्वल टू दिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस पर अगर हम ऑपरेशन कहें कि ऑपरेशन लगा है एडिशन मॉडुलो 4 का, तो जब इसके दो एलिमेंट उठेंगे तो उनके बीच में ऑपरेशन लगेगा एडिशन मॉडुलो 4 का, यानी वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। जैसे मैंने 3 उठाया और मैंने 4 उठाया, तो 3 और 4, लेकिन 4 तो इसमें है ही नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है 4 इसमें छिपा हुआ है। ये 4 है और ऑपरेशन है मॉडुलो 4 का, एडिशन मॉडुलो 4 का। तो 4 में 4 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा रिमाइंडर? 0। इसका मतलब जो तुमको एक्चुअल में 4 नजर आ रहा है वो एक्चुअल में कौन है? यानी तब ऐसे में आप ग्रुप में चाहो तो आइडेंटिटी को कहो 0 है, और चाहो तो कहो, आप कहो कितना है? 4 है, और या तो आप कहो कितना है? 16 है। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? 0। और चूंकि हमको ग्रुप पढ़ते वक्त आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर में खोजनी होती है, बाहर नहीं खोजनी होती। अगर आप 4 और 16 कहोगे, सामने वाला तुरंत तर्क देगा, कहे ये तो बाहर के हैं, एक्चुअल में ये बाहर के नहीं है। ये और ये दोनों बिल्कुल वही बिहेव रखते हैं जो कौन रखेगा? 0 रखेगा। यही होता है दो लोगों का एक दूसरे के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर इक्विवेलेंट बिहेव करना। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब इस चीज को इसमें देखो, ये बताओ, जब तुमने ए में एन से भाग लगाया, कोसेंट कौन आया? रिमाइंडर कौन आया? आर। फिर तुमने आर में एन से भाग लगाया, कोसेंट कौन आया? 0, क्योंकि छोटा है तो भाग जाएगा ही नहीं। रिमाइंडर कौन आया? अगर दो लोगों में, अब यहीं से पढ़ना, अगर दो लोगों में एन से भाग लगाने पर रिमाइंडर सेम आया तो ये दो लोग कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो होंगे कि नहीं होंगे?
एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, अब सो हम ये लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेन डिफिनेशन वी कैन राइट ए कॉन्ग्रुएंट आर मॉडुलो कितना एन, यानी अगर किसी नंबर में एन से डिवाइड लगाएंगे और रिमाइंडर कितना छूटा आर, तो ए और आर दोनों आपस में किस रिलेशन से बने होंगे, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना लैंग्वेज में, बोले हाँ, यहां तक लिखे हो ना, यहां तक, इसके बाद एक लाइन लिखना, बोले लिखना ए एंड आर लीव सेम रिमाइंडर, ए एंड आर लीव सेम रिमाइंडर, ए एंड आर लीव सेम रिमाइंडर। अब लिख देना सो ए कॉन्ग्रुएंट आर मॉडुलो एन, सो ए कॉन्ग्रुएंट आर मॉडुलो एन। अब इसके बेसिस पे एक और डिफिनेशन निकाल दे रहे हैं, वो भी सुन लो। ये बताओ ए में एन से भाग लगाए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, आर। अगर आप ए में से इसी आर को ही निकाल दो तो जो बचेगा वो एन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक और डिफिनेशन बन गई कि अगर आप ये कहना चाहते हो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन है, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये उसी दिन हो पाएगा जिस दिन एन इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस कितना होगा, बी। अगर ए और बी के डिफरेंस को एन पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो निश्चित तौर पर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? लिखना इस बात। डबल स्टार करके लिखना, इफ ए एंड बी, if a and b are two integers, if a and b are two integers and n greater than 0, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, n greater than 0 is a positive integer, is a positive integer, then a congruent b modulo n if and only if, केवल और केवल तब जब n is the divisor of a minus b। ये एक थ्योरम है, ये जो लिखा गया डिफिनीशन वही है, मेन डिफिनीशन की बात करोगे तो वही है, इफ ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग n, अगर ए और बी n से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो n होगा। अब ये थ्योरम आती है, थ्योरम कहती है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो n है तो ये केवल और केवल तब होगा जब n a और b के अंतर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब उल्टा पढ़ो, इफ n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, अगर n a माइनस बी को पूरा पूरा काट देता, अब ये a माइनस बी हो चाहे b माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी देन कन्फर्मली a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, दोनों मॉडुलो n की दुनिया में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो प्रूफ दिखाएं, एग्जाम्पल दें, प्रूफ दिखाएं, एग्जाम्पल चलो पहला, टेक a इज इक्वल टू, जो मर्जी वो चुन लो, टेक a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, दो ले लिया, देन 10 कॉन्ग्रुएंट 15 मॉडुलो 5, क्यों? एज 5 इज द डिवाइजर ऑफ 10 माइनस 15, 10 और 15 के अंतर को 5 पूरा पूरा डिवाइड करता है। अच्छा अब उल्टा देखो, डिफिनीशन से 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 0, और ये 0, तो दोनों आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। अच्छा 10 और 15 का अंतर कितना होता है, -5, वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, इसीलिए ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल देखना, सेकंड,
टेक ए इज इक्वल टू, इसको ले लो 31, ठीक। बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं 34। देन तब ऐसे मामलों में देन 31 कॉन्ग्रुएंट 34 मॉडुलो, खोपड़ी तुम चलाओ, 31 कॉन्ग्रुएंट 34 मॉडुलो कितना? 3, सही है 3। 10 तिहाई 30, यहां रिमाइंडर कितना? 1। 11 तिहाई 33, रिमाइंडर कितना? 1। अच्छा अब देखना, एज 3 इज द डिवाइजर ऑफ 34 माइनस 31, 34 और 31 का अंतर कितना? 3, और वो 3 से पूरा पूरा कटेगा, नोट कर सकते हो। हो गया, नोट लगाना। नोट लिखना, नोट में पहला नंबर, इफ अगर ऐसा हो m इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ a माइनस, अगर m, तुम n लिख सकते हो, अगर m a माइनस बी को पूरा पूरा डिवाइड ना करे, m इज नॉट डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, देन a इज सेड टू बी, देन a इज सेड टू बी, a को कहा जाएगा सेड टू बी इनकॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m, ठीक। अगर m a और b के डिफरेंस को पूरा पूरा डिवाइड ना करे, पूरा डिवाइड किया तो आपने कहा a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n, नहीं किया तो आप कहोगे इनकॉन्ग्रुएंट, या उसी को कहते हैं कुछ लोग नॉन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहां दोनों इक्वल होने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n, एंड दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड, और अब आप इस बात को लिखोगे, एंड दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड, और इस फैक्ट को वर्णित किया जाता है, लिखा जाता है, एक्सप्रेस्ड एज ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, a is not congruent to b modulo n, that is अर्थात सिंबॉलिकली a is not congruent to b modulo n। चलो सुनो, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल जो अभी लिखे थे उसी को वापस लिख रहे हैं। पहला 31 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 34 मॉडुलो 5, सही या गलत? इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 1, और उसको करोगे तो कितना? 4। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक। एज 5 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 34 माइनस 31,
34 और उसका अंतर 3 होता है, और 5 कभी उसको काट नहीं सकता, इसलिए एक 31 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 34 मॉडुलो 5। सेकंड, अगला तुम बताओ हमको, ऊपर वाले का इस्तेमाल करके अगला लिख सकते हो, ऊपर वाले का इस्तेमाल करके बोलो। 31 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 34 मॉडुलो 2, कुछ भी 4 भी चलेगा ना, एस 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 34 माइनस 31, इनका अंतर 3 है, 2 से नहीं कटेगा, बात खत्म। मतलब जब आप मॉडुलो 5 की दुनिया में देखोगे, मॉडुलो 2 की दुनिया में देखोगे, तो ये नंबर अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन जैसे आप मॉडुलो 3 की दुनिया में देखोगे, दोनों नंबर सेम बिहेव करते नजर आएंगे। ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा मॉडुलो 3 में, 1 के यार, 10 तिहाई 30, रिमाइंडर जो बचा उसी के इक्विवेलेंट होना है, तो 1 के होगा, मतलब ये 1 कहलाएगा। मॉडुलो 3 की दुनिया में 31 नहीं है, वो एक्चुअल में कितना है, 1 है, क्योंकि मॉडुलो 3 का मतलब होता है, अब सोचो मॉडुलो, यहीं से रेसिड्यू क्लास बनता है, मॉडुलो 3 का मतलब होता है कि आप दुनिया के जितने भी इंटीजर हैं उनको आप केवल और केवल 3 कैटेगरी में बांट दे रहे हो, केवल 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक वो जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं, मतलब वो सारे इंटीजर 3 का मल्टीपल होंगे। ये याद रखना, ये पूरा स्पेस जैसे ये स्पेस है, यहां पूरे स्पेस में केवल और केवल कौन भरे हैं, इंटीजर भरे हैं, केवल कौन है, इंटीजर्स हैं। जब आप इस पर मॉडुलो 3 का अप्लाई करते हो इस पर, तो मॉडुलो 3 क्या करता है, वो इस पूरे के पूरे स्पेस को 3 टुकड़े में डिवाइड कर देता है, तीनों टुकड़े में इस हिस्से में वो इंटीजर घर पाते हैं जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ते हैं, 0, यानी ये सब 3 के मल्टीपल। फिर वो होते हैं जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ते हैं, 1, और फिर वो रिमाइंडर आते हैं जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ते हैं, 2। और इस दुनिया में किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो इसके अलावा कोई और रिमाइंडर मिलने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब अगर रिमाइंडर 3 मिला तो एक्चुअल में फिर 3 से भाग जाएगा, रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 0। तो दुनिया के सारे इंटीजर 3 दुनिया में बढ़ गए। अगर यही मॉडुलो 4 कर दिया जाए तो ये आप कितनी दुनिया में बटेंगे, 4 दुनिया में। कौन कौन सी, एक जो रिमाइंडर 0 छोड़ेंगे, एक जो 1 छोड़ेंगे, फिर 2, और लास्ट में कौन वाले, 3, 4 रिमाइंडर छूटना नहीं है। 4 छूटने का मतलब है कौन बचेगा, 0। अब सोचो मॉडुलो 4 की दुनिया अगर ले ली जाए, तो एडिशन मॉडुलो का है लिखा है, मॉडुलो 4 की दुनिया ली जाए, तो मॉडुलो 4 की दुनिया में अब तुम बताना हमको ऐसे 55 किस कैटेगरी में आएगा, इन 4 में से किस में जाएगा 55, सिंपल सा 3 वाले में। क्यों, क्योंकि 55 में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, तो इसका मतलब अगर कोई पूछे 55 कहां पर मौजूद है तो यहां। क्लियर है कि नहीं, ये बंटवारा हो, यानी मॉडुलो 4 की दुनिया में जो काम 3 करेगा वही काम कौन करेगा, 55 करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, दिखने में अलग अलग है लेकिन काम ये लोग सेम टू सेम करने वाले, अलग करने वाले नहीं है। अपने लोग मार्केट से सामान वामान खरीदते हैं तो यही तो कहता है भाई साहब ले जाइए हमारी गारंटी, ये जो काम वो करता है वही काम ये भी करेगा, आपको दिक्कत नहीं। और कभी कभी बेचना होता है तो कहता है उससे अच्छा काम करेगा, डजन मैटर लाने के बाद 2 दिन में खराब हो जाए, लेकिन कहता वही है कि जो काम वो करेगा वही काम ये करेगा, कुछ दूसरा नहीं करेगा। तुम हार्पिक के खरीदने पहुंचे हार्पिक हो गया, कुछ फेमस चीजें हैं उनको खरीदोगे तो ये बोलेगा, जैसे हार्पिक घर के यूज के सामान में अक्सर ही होता है, एक हार्पिक हो गया। दूसरा कोई ब्यूटी क्रीम खरीदो ना, अगर मार्केट में उसकी शॉर्टेज है तो इसका, इसको मैं एक जगह पर देखे हुए हैं, क्रैक क्रीम खरीदने के लिए गए हुए थे ना, मतलब देखे कई बार हैं, उस दिन मेरे को ऐसे पढ़ा करके ही गए थे, ऐसे सडनली पढ़ा है मम्मी कहीं एक तो क्रैक क्रीम लेकर आना है, तो चले गए लेने के लिए, वहां गए तो तुरंत का तुरंत वो एक दिखाए, क्या था यार, कोई अजीब सा नाम था उसका, पहली बार हम वो ब्रांड ही सुने थे, कहे कि बिल्कुल उसी की तरीके से काम करेगा, बिल्कुल उसी के तरीके से, कोई अंतर नहीं है दोनों में, बस पैकेजिंग का अंतर है। ले कहे मेरी मम्मी ने उसको 10 बात सुनाई,
भाई तू का जो कही थे तो वो का नाल होता बाकी तू एक्सपेरिमेंट करे के लिए करे हुआ तू हिन रहा का खरीदे के लिए हम बोले, दे देन कौन हुआ है, लेकिन नहीं, फिर गए हम उसको वापस करके आए, 2 ही बार दौड़ना पड़ा। हाँ, और मेरी मम्मी कहती है हम मुड़ी चले गए हम वापस करने के लिए एक बार के कहने पर। चलो भैया, एग्जाम्पल हुआ। नोट नंबर 2 लगाओ। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखना, इफ, अगर ऐसा है, इफ m इज द डिवाइजर ऑफ a, अगर m डिवाइड करता है a को। अच्छा ये बताओ, m a को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 0। अभी अभी तो मैंने कहा कि अगर a में n से डिवाइड लगाओ, अभी अभी स्टेटमेंट हुआ, a में n से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कौन बचे? r। तो हम लिखते a कॉन्ग्रुएंट r मॉडुलो। तो अब हम करें इफ m इज द डिवाइजर ऑफ a, मतलब m a को पूरा पूरा काट देता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। सो वी कैन राइट a कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो m। लिखा जा सकता है, लिखो इसी बात को। इफ m इज द डिवाइजर ऑफ a, देन m a कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो m, यानी a में m से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब सोचो हम कितने तरीके से बात कह सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, a में m से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचा? 0। m वो है जो इन दोनों के अंतर को क्या कर देगा? डिवाइड करेगा। या हम ये कह दें, a में m से डिवाइड लगाओगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 में m से डिवाइड लगाओगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। आप ये भी कह सकते हो। चलो शुरुआत करें, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल, हाँ लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following is are true। नीचे जो बातें लिखी जा रही हैं उनमें कौन सा सही और कौन सा गलत है, यही बताना है। पहला दिया जा रहा है 13 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4। दूसरा दिया जा रहा है 4 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 5। तीसरा दिया जा रहा है 12 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 4, हाँ 4 कर दो, 0 मॉडुलो 4। चौथा दिया जा रहा है 17 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 5। कुछ करना नहीं, ये बगल बगल वाले का अंतर देखो, और ये अंतर किससे डिवाइड होना चाहिए? सामने बैठे 13 और 1 का अंतर 12, और 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12। इसका मतलब ये तो सही है। 4 और -1 का अंतर, 4 और -1 का डिफरेंस, हाँ डिफरेंस मांगे तो भी, क्योंकि डिफरेंस का मतलब दोनों नंबर लाइन पर कितनी दूर बैठे हैं। ये है -1, यहां से 5 स्टेप चलोगे तो आएगा कौन? 4। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कौन है? 5। ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, -1 -4, सॉरी -1 -4 -5 आया। चाहे आप ऐसे देखो 4 -1 तभी 5 आएगा, 5 से कटेगा, ये भी सही है। 4 तिहाई 12, रिमाइंडर छूटा 0। 5 तिहाई 15, रिमाइंडर छूटा 2। क्लियर हुआ? कंफ्यूज होने का टिक कर दो ऐसे। हो जाए तो मिटाया जाए। चले, प्रॉब्लम लिखना, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। प्रॉब्लम, फाइंड
द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉडुलो 11, मॉडुलो 11, ठीक, टू विच 282 is congruent, congruent. Find the least positive integer, उस least positive integer को निकालिए, उस सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर को निकालिए, टू विच मॉडुलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब बहुत आसान है, ये पूछ रहे हैं 282 कॉन्ग्रुएंट समथिंग मॉडुलो 11, उस समथिंग वाली जगह को भरना है। यानी दूसरी भाषा में क्या है, इन शॉर्ट फाइंड x such that 282 congruent x modulo 11 and x is least positive integer। ज्यादा एक्यूरेट ये है, x सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो और 282 के कॉन्ग्रुएंट हो, किसमें, मॉडुलो 11 में। सिंपल है, थ्योरी वही अप्लाई करो, 282 में 11 से भाग लगाओ, जो रिमाइंडर बचेगा वही बचेगा। क्लियर हुआ, 7 होगा। अपने लोग सीधे सीधे लिख देते हैं 282 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूनी 22, कितना हुआ 6, 2 11 पचे 55 और बचा कितना 7। तो इसका मतलब ये हुआ हियर 282 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 11, ठीक। सो x इज इक्वल टू 7, यही वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, बस इतना ही काम है। फटाफट किए रहो, खींच करके थोड़ा तेजी से पढ़ाएं, क्योंकि इधर जब तक ठंडी नहीं आ जाती ना, मुझको तुम लोगों को कुछ कम ही पढ़ाना पड़ेगा। कल हम इसको खुलवा दिए, रोको रे दुनिया जानेगी हम क्या नौटंकी किए हैं। ये रोको, ये हो गया प्रॉब्लम। लिखो, फाइंड, ऑन कर देना अर्पित इसको ना, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉडुलो 11 टू विच 335 is congruent, उस सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर को निकालिए मॉडुलो 11 पर 335 जिसके कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब जिसके इक्विवेलेंट हो। तो फिर वही बात है, 335 को 11 से क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, कितना आएगा 11 तिहाई 33, खत्म 5, यही बचा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 335 कॉन्ग्रुएंट 5 मॉडुलो 11। सीधे सीधे काम करो, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। यहां तो भाग लगा रहे हैं, अदरवाइज अगर ज्यादा दिमाग चले तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस 11 इज द डिवाइजर ऑफ 335 माइनस 5, 330 हो गया तो 11 से कटेगा, ठीक। तो आप सिंपल सा कह दो 11 इज द डिवाइजर ऑफ 335 माइनस 5, सो दैट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी 5। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा। लिखना प्रॉब्लम फाइंड स्मॉल ए सच दैट, उम्मीद करेंगे इसका जवाब तुम लोग हमको दोगे, सच दैट
ए कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 5। दिमाग लगाओ, इसका जवाब तुम लोग हमको दो। उस ए को निकालिए जिसके लिए आप लिख सको ए कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 5। कितना? 2। तुम कितना बता रही हो अंशिका? 35। और बोला तो क्या? 2। पार्शियल सही है, बाकी पार्शियल गलत है। पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। सुनो, क्या मैंने यहां ऐसा कुछ लिखा? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा। केवल लिखे फाइंड स्मॉल ए। आप उस ए को निकालिए जिसके लिए आप ए कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 5 लिख सको। सुनो, सिंपल सी थ्योरी है। सॉल्यूशन, सिंस ए कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट 5 इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस। सहमत हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट a minus 7 is a multiple of 5, so can be written as 5 into k। किसके लिए? for k belong to the integers set z। तो a बराबर कितना मिला? अब जहां पर for k belong to the z, अब तुम k की वैल्यू रखते जाओ। एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे। क्लियर हुआ? सारी वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो इसीलिए क्या पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। अगर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन से डाला होता कि एक ही दो बताना है तो वो बात सही थी। रेस्ट्रिक्शंस तो उसने डाला ही नहीं, तो सारे आंसर इसमें हैं। हाँ, नोट कर लो। अच्छा, ऐसे रख देते हैं। पुटिंग पुटिंग k इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव रखें। पुटिंग k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? रखो। अब 5 1 के 5 और 5 7, 5 7 12। ठीक है, 5 का मल्टीपल पढ़ो। सुनो, 5 का मल्टीपल बनाओ, उसमें 7 ऐड कर दो, तो 5 दूनी 10 और 10 7 17। 5 तीन आई 15, 15 7 22। ठीक, 5 चौक 20, 20 7 27। बस अप टू सो ऑन, छोड़ दो। और जीरो रख दोगे तो 7 ही मिल जाएगा, और माइनस रखोगे तो यही सब अभी नेगेटिव में चलना चालू हो जाएगा। हाँ या ना? चलो ऐसे लिख लो। सिमिलरली फॉर हालांकि ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस तुमको समझाने के लिए कर दिए। सिमिलरली फॉर k इज इक्वल टू -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, वी कैन फाइंड स्मॉल ए। इसी तरह से हम नेगेटिव वाले के लिए भी a को फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लो। चले मिटाया जाए। हुआ दिव्यांश? उधर जब दुर्गा पूजा आएगा ना, दुर्गा पूजा, तो कॉलेज बंद होगा, तुम लोगों को दिन में बुला लिया करेंगे, चलेगा? शाम को मेला लग जाएगा तो पता चलेगा शाम को फिर फंसते फंसाते हुए जाओगे। ठंडी भी आती रहती है, बरसात, बरसात नहीं, ठंडी तो आती रहती है ना। पता चलेगा फिर कोहरा कोहरा पड़ना चालू। कोहरा तो नहीं पड़ेगा क्या? कितना है आज? अगस्त सितंबर, अब की बार नवंबर में है ना? अक्टूबर लास्ट या नवंबर आपकी? हाँ, बहुत टाइम है। अरे हम अभी से सोचने लगे। फ्यूचर प्लानिंग है मेरी और कुछ नहीं। चलो प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम लिखना।
डज डज 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 plus 5 congruent 0 modulo 9 क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, क्या ऐसा है कि 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 9 होगा, 0 मॉडुलो 9 होगा या नहीं होगा? मतलब आप इनमें 9 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं बचेगा? तो कुल मिला के तुमसे केवल एक स्टेटमेंट मांग रहा है कि क्या 9 इज द डिवाइजर ऑफ दिस, ये सही है या गलत है। चलें शुरुआत करें। n नेचुरल नंबर ही होगा, नेगेटिव होगा तो बटे में चला जाएगा, वो दिक्कत देगा। ठीक है, तो n के लिए यहां पर चाहे तो लिख देना n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से। शॉर्ट ट्रिक क्या है, n की वैल्यू रख करके चेक कर लो 9 का मल्टीपल तैयार होगा कि नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक तो ये है, रख करके देखो क्या होता। कुछ गिरा, हम ही थे, पता नहीं। यहां से कितना मिलेगा 10, ठीक। इधर से कितना मिलेगा 2 1 3 4 चौक 16 चौका 64 और 64 की यहाँ बड़े नंबर जा रहे हैं ना, रहने दो, हमको नहीं करना। सॉल्यूशन सुनो, ठीक। बी चेक that 9 is the divisor of 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 plus 5 और नॉट। हम ये चेक करेंगे कि क्या 9 इसका डिवाइजर है या नहीं है। लिखो। अच्छा, पता है जब ऐसी चीजें नजर आए ना, n की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो n आप जो मर्जी वो रख सकते हो, तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन, और कुछ नहीं होता। डू लेट डू। n बराबर 1 के लिए करके देखो, k के लिए मानो, k प्लस 1 के लिए साबित करो। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। लिखना पुट n इज इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले ना पुट नहीं, एक काम करो, लेट f ऑफ n फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5। अब इसमें लिखना पुट n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 लिखते हैं, तो अपने को f ऑफ 1 कितना मिलेगा बताओ? f ऑफ 1 10 मिलेगा, प्लस 3 गुणे 4 चौक 16 चौका 64, हाँ 64 और प्लस 5 कितना है 192। अच्छा, ये बीच वाला 192। अच्छा, तो ये हो गया 10 और प्लस, हाँ 192 और प्लस 5, टोटल कितना रहे 207 और 702, 7 2 9, 9 से कटेगा। दिस इंप्लाइज दैट 9 इज द डिवाइजर ऑफ f ऑफ 1। स्टेटमेंट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 1। समझे दिव्यांश? कितने तेजी से वो किए वो नहीं समझ पाए ना। ये जो डिजिट आई है ना, इनको आपस में जोड़ दो, 7 7 में 0 जोड़ो जोड़ो और फिर 2 जोड़ दो, 7 2 9, 9 आया, 9 से कटेगा। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये नंबर थ्योरी है। प्रूफ किया है कल हम लोगों ने, उठा के वीडियो लेक्चर पढ़ लेना वापस, उसमें साबित किया गया है कि अगर कोई नंबर आपको दिया जाए, उसके डिजिट का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोगों ने साबित किया, बस पढ़े थे ना, पढ़े थे, हम लोगों ने प्रूफ किया है। इतनी भी इज्जती ना करो हम लोगों की, अब हम लोग बीएससी पार हो गए। इसका मतलब लिखना, दिस इंप्लाइज दैट स्टेटमेंट होल्ड, स्टेटमेंट 9, अरे यार n बराबर 1 रखो, तो 2 1 कितना हुआ 3 हुआ, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 टू दी पावर 3 64। ओ 3.4 नहीं है, 3 इंटू 4 है। तुम 3 पॉइंट चल रहे हो, 3 इंटू है यार। अरे हम मुझसे बोल रहे हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, और तुम तब भी दशमलव लगा रहे हो ना। स्टेटमेंट 9 इज द डिवाइजर ऑफ n होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। डू हो गया। अब लेट माना स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए होल्ड होता है। लेट स्टेटमेंट
ऐसा लेट फॉर n is equal to k, 9 is the divisor of f of k. now put n is equal to k plus 1, f of k plus 1 is equal to, चलो भैया रखो 10 टू दी पावर कितना k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 और प्लस कितना हो गया 5, यानी दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या करें 10 इंटू 10 की पावर k, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू दी पावर कितना k प्लस 3, k प्लस 3 और प्लस कितना हो गया 5, नोट करो। यानी अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें तो ये है 10 इंटू 10 की पावर के प्लस 4 12, 12 इंटू 4 टू दी पावर के प्लस 2, और प्लस कितना 5, नहीं समझे, 4 की पावर जो k प्लस 3 था वहां से एक 4 को चुरा लिए तो वो हो गया k प्लस 3, नोट करो। अच्छा कुछ कॉमन वॉमन नहीं हो सकता ना, एक काम करो सुनो, ये जो स्टेटमेंट लिखे हो लेट फॉर n इज इक्वल टू के 9 इज द डिवाइजर ऑफ f ऑफ k, यही आगे हम लिख देते हैं वेयर, जहां पर f ऑफ k होगा क्या, f ऑफ k होगा मेरे पास 10 की पावर k प्लस 3 इंटू इधर कितना 4 टू दी पावर k प्लस 2 और प्लस कितना 5 होगा, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ क्या हम यहां से 10 की पावर k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो 10 की पावर k की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 10 की पावर k को रोक लो बाकी सबको इधर कर दो और जो 10 की पावर k की वैल्यू आई उसको उठा करके यहां पर रख दो, क्लियर हुआ कि नहीं, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर k, 10 की पावर k की वैल्यू रखने पर, अब सुनो 10 की पावर k की वैल्यू हमको रखना है, हम अगर चाहें तो हम तकलीफ देखना क्या होगी, इनको इधर लेकर के आए तो 10 की पावर k की वैल्यू किस में आएगी f ऑफ k माइनस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 और माइनस कितना 5, लेकिन वो तो अपनी कोई मदद करेगा नहीं, कि करेगा कोई मदद नहीं करेगा, तो हम एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी अभी लिखा कि लेट फॉर n इज द डिवाइजर ऑफ k, लेट फॉर n इज इक्वल टू k 9 इज द डिवाइजर ऑफ f ऑफ k, तो एक बात तो तय हो गई, ये जो f ऑफ k है इट इज द मल्टीपल ऑफ 9, हाँ या ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ k इज इक्वल टू 9q, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, लिखा जा सकता है, लिख दो उसी इक्वेशन में बढ़ा दो, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ k इज इक्वल टू 9q, f ऑफ k इज इक्वल टू 9q, क्या अब तुम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हो, अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर k कर रहे हैं, तो सोचो इसको क्या लिखोगे अब 9q, और अब सारे लोगों को इधर लेकर के आओगे, अभी आसान हो गया कि नहीं हो गया, आओ वैल्यू रखते हैं, हम इधर ऐसे लिख दे रहे हैं, ये कौन है 9q, अब देखना तो f ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, चल भैया बोलो 10 इंटू ब्रेकेट के अंदर में 10 की पावर k की वैल्यू बोलना 9q, फिर कितना माइनस 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 और फिर कितना -5 माइनस
5 लिखा जा सकता है, गलत हुआ? अच्छा, प्लस इसके बाद बाकी चीजें एज यूजुअल छोड़ दो। 3 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 और कितना प्लस 5। सहमत हो कि नहीं? अच्छा 12 है, 12 सॉरी 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 12 है, ऊपर वाला देख रहे हैं वो k प्लस 3 लिखा जाता है, लिख सकते हैं, आसान करो। दिस इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखेंगे देखना, 9 इंटू 10 क्यूब, 9 का मल्टीपल तैयार कर रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं? 9 इंटू 10 क्यूब। अब इनको अंदर लेकर के जाओ तो ये हो गया 10 तिहाई 30, तो माइनस कितना हो गया 30 4 टू दी पावर k प्लस 2 और 10 बचे 50 माइनस 50, यहां से हो गया प्लस 12 4 इंटू 4 टू दी पावर k प्लस 2 और प्लस कितना 5, यानी f ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 क्यूब। हाँ अच्छा, इनका हाल जरा देखो क्या होगा, ये बताओ, ये 30 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 और ये प्लस 12 है, ये माइनस 30 वो प्लस 12, कितना आएगा? माइनस 18, माइनस 18 ना, तो माइनस 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 और इंटू 4 टू दी पावर k प्लस, सहमत हो कि नहीं? अच्छा, ये माइनस 50 वो प्लस 5, कितना आएगा 45 और 5 9 45, हाँ या ना? 5 इंटू 9, तो ये हो गया माइनस 9 इंटू 5। क्या पूरे में से 9 कॉमन आ गया कि नहीं? यानी दिस इंप्लाइज दैट 9 इज द डिवाइजर ऑफ f ऑफ k प्लस 1। स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए प्रूफ किया, k के लिए माना, k प्लस 1 के लिए भी सही हुआ, यानी ये हर इंटीजर के लिए सही है, स्टेटमेंट सही है। हाँ, वो 9 से डिवाइड होगा ही होगा, नोट कर लो। हाँ प्रभु, बोले स्टेटमेंट बाय यूजिंग, अच्छा लिख लो तब, यहां हम लिख दे रहे हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कौन सा बोलो? मैथमेटिकल इंडक्शन। आगमन निगमन का प्रथम सिद्धांत यही होता था, अंग्रेजी नहीं पढ़े, हिंदी नहीं पढ़े ना, गणितीय, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय सिद्धांत, आगमन निगमन कहते थे, क्या कहते थे इसको? सारे सीबीएसई हो एक तरफ से, तो ये हम ही भूल गए, हम यूपी में भूल गए तुम लोगों के। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट always hold for every positive integer. By first principle of mathematical induction, statement always hold for every positive integers. For every positive integers. ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा। एक किए ना, एक दे रहे हैं, फटाफट अगर कर लिए बस, उसके बाद ऐसे नहीं करवाएंगे टुटपुंजिए वाले, ये सब मैथमेटिकल इंडक्शन से रहेंगे। बोले प्रॉब्लम, बोले लिखना, 10 स्टेटमेंट लिखो, 3 टू दी पावर 2n प्लस 2, 3 टू दी पावर 2n प्लस 2, ऐसे ठीक, माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस 9 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 9। या 9 ना करो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए, 64 कर दो,
64। अब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन मार्क, क्या ये 64 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, यही इतना करना है। इसको रोक दो और इत्मीनान से इसको करके बताओ रिजल्ट। सुनो, अगर x ऑड हुआ, अगर x कैसा हुआ, ऑड नंबर हुआ, तो x के ऑड होते ही जो एक्स स्क्वायर तैयार होगा वो हमेशा 8 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1। लिखो इसी बात को, इफ x is odd, if x is odd, ठीक, then x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 8। अगर x ऑड है तो x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8 होगा। बहुत इजी है। x को ऑड लेना है तो 2n+1 टाइप का ले लो, और 2n+1 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। 2n+1 का होल स्क्वायर करोगे, बताओ कितना आएगा, ऐसे रफली आइडिया। देखो ये ऐसे है, जैसे अगर इसका प्रूफ देखना हो तो ऐसे 2 लाइन में देख लेना प्रूफ। टेक, अपने लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 2n+1, कन्फर्मली ऑड है, देन 2n+1 का होल स्क्वायर, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस कितना 1, और फिर 2 दूनी 4, 4n+1 लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं तो 4 1 के 4 ब्रेक कर सकते हैं किसी में, ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा। एक काम ये कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख दें, n+1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में हो गया, दिस इज इक्वल टू n इंटू n इंटू नहीं जा रहा है ना, हम इसको ना 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बन जाए तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाता, फैक्टोरियल 2 से होता तो 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड होता तो हाँ हाँ हाँ, ये रास्ता है, इससे बच जाएंगे ना। दिस इंप्लाइज दैट, इतने के बाद से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट x-1 इज इक्वल टू 2n, ये ना, हाँ ऐसा लगा सकते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका होल स्क्वायर करें, इसको ओपन करके -1 को इधर कर लें, +1 को इधर कर लें, ऐसा वाले में ना। तिकड़म वही भिड़ाना है कि किसी तरीके से ना फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होने लगे, यानी हम इसको कर दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4, 4n प्लस कितना हो गया 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं 4n को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा n+1, बस इसी की तलाश थी, n+1। तो ये हो गया कितना, ये डिविजिबल बाई कितने से, फैक्टोरियल 2, तो ये पूरा कितने से हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8, 4 दूनी 8, ये उससे हो जाएगा। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 8 इज द डिवाइजर ऑफ एक्स स्क्वायर -1, हाँ या ना। और इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8। क्लियर हुआ, नोट कर लो। तो नियम वही इस्तेमाल किए हुए हैं ना, कि इफ m is the divisor of a minus b then a congruent b modulo m,
बस उसी नियम से लिखना है। हो जाए तो बताना, मिटा के दूसरा किया जाए। ये भी रिजल्ट रिजल्ट ही करेंगे इसको भी, ये पहला रिजल्ट था। ठीक, दूसरा रिजल्ट अब लिख लेंगे। हो गया, चलो। लिखना रिजल्ट में, रिजल्ट नंबर 2 लिखना, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। हमको इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इंटीजर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी इन इंटीजर, कॉन्ग्रुएंसी भी उसी पे खेल रहे हैं। ठीक, व्हेन a ग्रेटर देन 1, तो ऐसे में a टू दी पावर n जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा a मॉडुलो a माइनस 1। अगर आप a में a माइनस 1 से डिवाइड लगाओ और a की पावर n में भी आप a माइनस 1 से डिवाइड लगाओ तो रिमाइंडर आपका सेम बचेगा। एग्जांपल से पहले देख लेते हैं, लिखना मत एग्जांपल। जैसे हम चुन लेते हैं a ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो हमें a इज इक्वल टू 3 चुन लेते हैं, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। अब होगा क्या ना, अब आप 3 की पावर कुछ भी कर लो, 3 की पावर कुछ भी कर लो, ये बताओ जब 3 में 2 से डिवाइड लगेगा, मतलब a में a माइनस 1 से डिवाइड लगेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 की पावर आप कुछ भी कर लो, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, पावर 3 कर दिया, 3 टू दी पावर 3 कॉन्ग्रुएंट कितना आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 27 में से एक कम करो कितना आया 26, और 26 2 से कटता है तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 आया ना। तो 3 मॉडुलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सहमत हो, गड़बड़ा गए, सहमत हो। अच्छा, आप फिर 3 की पावर 8 कर दो, कोई पूछे 3 की पावर 8 क्या होगा, तुरंत अब ना बेधड़ाका बोलो 3 मतलब कितना 1, तो 3 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 2, यानी 3 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो। सोचना ही नहीं है, 3 की पावर कुछ भी चढ़ाओगे रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा होगा, एक ही बच रहा होगा, कब 2 से डिवाइड करने पर। क्लियर हुआ। बेस इसका बता सकते हो, इसका बेस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या दुनिया के हर ऑड नंबर में 2 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर एक ही बचेगा, क्या दुनिया के सारे ऑड नंबर में 2 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर एक ही बचेगा, हाँ हमेशा, कैसे बताओ, बस यही तो है, 2n+1 टाइप का है, 2n अपना ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड है, वही एक आपको दिक्कत दे रहा है, वही एक आपका रिमाइंडर बच रहा है। आई बात है समझ में, चलो। सुनो, ये इसका फटाफट प्रूफ दे दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका प्रूफ दे देते हैं, प्रूफ। अब इसमें चालाकी से लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में अगर आपको ये दिखाना है ए की पावर एन कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो ए माइनस 1, तो आप ये दिखा दो ए की पावर एन माइनस ए कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो ए माइनस 1। क्लियर हुआ, तो हम ए की पावर एन में से ए को क्या कर दें, घटा दें, और जो आए उसको हम ये कह दें नॉट इट इज डिविजिबल बाई ए माइनस 1, यही इतना दिखा दो। लिखना, लिखना सिंस ए टू दी पावर एन माइनस ए कैन बी रिटन एज, पूरे में से ए को कॉमन करो, जब आप ए को कॉमन करोगे तो अंदर में बोलो क्या बचा, अंदर में बचा ए टू दी पावर एन माइनस 1, और माइनस कितना बचा 1। ये बताओ क्या हम इस 1 को भी एन माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और जैसे ये लिखा आंख चमक जानी चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, कल वाला फार्मूला याद आया, लिखो उसी चीज को। नाउ यूजिंग, कल देखे थे फार्मूला जाकर के,
देखे नहीं होगे नालायकों, क्या सही है? यूजिंग, तुम जानो हम तो नहीं जानते। यूजिंग एक्स की एन माइनस वाई की एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई प्लस अप टू सो ऑन प्लस वाई टू दी पावर एन माइनस वन। इस्तेमाल करो इसी फार्मूले का, बाइनोमियल में ऑलरेडी ये सब पढ़ा गया है। लिखना कितना आएगा, ये आएगा ए टू दी पावर एन माइनस ए इज इक्वल टू, इसी को लिख रहे हैं, ए टू दी पावर एन माइनस ए इज इक्वल टू, ए बाहर पड़ा हुआ है ए। अच्छा सुनो, एक्स की जगह पर कौन है? ए, तो ए हो गया। वाई की जगह पर कौन है? वन, ए माइनस, सहमत हो? और ब्रैकेट के अंदर में जो आता है उसको लिख दो। ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा? ए टू दी पावर कहां से शुरू होगा? सुन भैया, ये एन था तो एन माइनस वन से है, एन माइनस वन है तो कहां से शुरू करेंगे? एन माइनस टू से। और वाई की जगह पर वन पुट होगा तो बस भरते चले जाओ, ए की पावर एन माइनस टू प्लस ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते, और प्लस वाई की जगह वन है तो यहां पर केवल और केवल कितना लिख दो? डिवाइड किससे लगा रहे हो स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में डिवाइड ए माइनस वन से लगा रहे हैं ना? अच्छा ये बताओ, तुमने वैल्यू निकाली ए की पावर एन माइनस ए की, इसकी वैल्यू निकाली, और इसकी वैल्यू में क्या ए माइनस वन एज अ फैक्टर शामिल हो गया कि नहीं? तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हियर ए माइनस वन इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? ए की पावर एन माइनस ए का। ए की पावर एन माइनस ए के जब मैंने फैक्टर किया तो तीन टुकड़े निकल के आए, एक टुकड़ा ए, एक टुकड़ा ए माइनस वन और अगला टुकड़ा ये। चूंकि वो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस वन इज द डिवाइजर ऑफ ए की पावर एन माइनस, लिखा जा सकता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए की पावर एन कांगुरेंस ए मॉडुलो ए माइनस वन। ये याद रखना, ए ग्रेटर देन वन होना चाहिए, नोट कर लो, शर्त आगे लगा देना ए ग्रेटर देन वन। बेटा फटाफट दो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल बोलो, तुम बोलो, हम नहीं बोलने वाले। पहला, ए बराबर कितना ले? 5, ए इज इक्वल टू 5। मॉडुलो किस पर चलेंगे वो बता दो? 4 पर चले? अच्छा, रिमाइंडर एक बचाने के मूड में हो तो ए माइनस वन इज इक्वल टू 4, मजबूरी है, लेना ही वही पड़ेगा। ए है तो ए माइनस वन से ही अपने लोग मॉडुलो सिस्टम पे ला रहे हैं। अब देन 5 टू दी पावर कुछ भी 12 कॉन्ग्रुएंट कितना? 4 ना, 5 मॉडुलो, यानी आप 5 टू दी पावर किसी भी चीज को, 5 टू दी पावर आप कोई भी इंटीजर रख दो पॉजिटिव, जो आएगा उसको 4 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर हमेशा कितना छूट जाएगा? 5 या 1? 1 छूट जाएगा। ठीक, 5 भी बोल दोगे दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा डिवाइड होगा। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, अर्थात 5 टू दी पावर 12 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो। अब तुम जनरलाइज कर सकते हो, 5 की पावर 21 कोई मांगे, 5 की पावर 21 मॉडुलो 4 कितना आएगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। सोचो काफी काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इस एक रिजल्ट को पढ़ लेने से मेरे लिए इतनी हल्की चीजें हो गई कि अगर आप ए बराबर कुछ चुन रहे हो तो उससे एक कम नंबर से आप डिवाइड लगा रहे हो। वाइवा का क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट याद है, वाइवा में हम केवल और केवल एक नंबर उठा करके पटक देते हैं। जैसा हमने कहा कि फॉर ए इज इक्वल टू, ये बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको छिपा करके रखेंगे। फॉर ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 18, और हम कह रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ 18 की घात 18 को
18 की घात 18 को किससे डिवाइड लगा रहे हैं, किससे, 18 में से एक कम करो, 17 से, मॉडुलो 70। ये रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 18 टू दी पावर 18 कॉन्ग्रुएंट 18 मॉडुलो 17, अब 18 मॉडुलो 17 की वैल्यू होगी कितनी, 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। काम आसान है इतना ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, तुम कोई भी नंबर उठाओ उससे एक कम करके बात करनी है। अब तुमको इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी नहीं देखना है, कोई नंबर उठाओ, जैसे अपने लोगों ने उठा लिया 102, 102, 102 की पावर कुछ भी, अगर उसको 101 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना चढ़ेगा, क्या, वापस स्टेटमेंट को वापस पढ़ो, ए टू दी पावर एन कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो ए माइनस 1, स्टेटमेंट इतना ही है जिसको अपने लोगों ने साबित किया। रुको तुमको इत्मीनान से समझाते हैं, पहले से मारने की धमकी दी जाती थी ना, रुको तुमको हम गत के समझाते हैं। तब गुरुजी कहते थे आप रुक जाओ, सुनो स्टेटमेंट है ए टू दी पावर एन कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो ए माइनस, ये रहा, इतना ही है। अब पहले तो अपने दिमाग में बात बैठा लो, ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, क्यों इसको लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर ये 1 लेते तो 1 माइनस 1 कितना होता, 0, 0 से तो डिवाइड लगाओगे नहीं, तो इसको आप मजबूरी है, इसको आप ग्रेटर देन क्या लोगे, 1। अच्छा अब तुम अपने दिमाग में पहले बात बैठा लो, क्यों हम कह रहे रिमाइंडर बार बार 1 बचेगा। जैसे मैंने a बराबर 5 ले लिया, तो 5 में से 1 कम करोगे तो कितना होगा, 4 होगा, हाँ या ना। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का ही तो अंतर है, तो अगर 4 से 5 में भाग लगाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ये बात समझ में आई। अच्छा अब हम कह रहे हैं हमने a बराबर ले लिया 222 ले लिया, और इसमें से 1 कम करना है a माइनस 1, तो कितना बचेगा, 221, 221 222 के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का, तो 221 एकम में 221, और बचा कौन, रिमाइंडर 1, तो हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। अब ये बात समझ में आई। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर आप a की पावर n कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो a माइनस 1 लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर a की पावर n देगा वही रिमाइंडर a देगा, कब, जब हम उसमें डिवाइड लगाएंगे किससे, a माइनस 1। और मुझको ये आसानी से पता है कि इन दोनों के बीच में हमेशा रिमाइंडर कितना चढ़ने वाला है, 1। तो इसका मतलब है a जिस नंबर को आपने चुना है उसकी पावर आप कुछ भी कर दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, बस। अभी समझे कि नहीं समझे, हाँ। अब मोटा मोटा सवाल यही है कि सिंपल सा किसी ने कह दिया कि मैंने एक नंबर चुन लिया है, साल चल रहा है 2023, चुन लिया 2023, 2023 की पावर अगला साल है 2024, लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया मॉडुलो 2000 पुराना वाला साल 22, और आंसर मांग लिया, आंसर कितना आएगा, जवाब कितना है, 1, हाँ या ना। किससे, इसी थ्योरम से जो अभी अभी किए हैं। अब बताओ कितना अच्छा बन गया, लिख लो एग्जाम्पल में, लिखो एग्जाम्पल में, हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एबव थ्योरम, यही लिख लो, इज इक्वल टू 1, 2023 टू दी होल पावर 2000, मतलब चलता हुआ साल टू दी पावर अगला वाला साल मॉडुलो पिछला वाला साल, और रिजल्ट में केवल कौन आएगा, 1 साल, अरे मतलब 1 आएगा। अब अलग से नहीं बताने वाले, ये कौन है, ये a है, ये कौन है, n है, ठीक, ये कौन है, a माइनस 1 है, तो ये कौन है, ये कौन है, ये a मॉडुलो की दुनिया में a है, अगर कहना चाहोगे कह सकते हो, कोई रोक नहीं है, मॉडुलो की दुनिया में यही a है। 2023 मॉडुलो 2022 एक्चुअल में कौन आता है, 1 आता है, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये वही a है 2023, तो चाहे आपको 1 है और चाहे आपको 2023 है। क्लियर हुआ कि नहीं, या ऐसे नोट कर लेना। जिसको नंबर थ्योरी नहीं आती ना, अब उसको तुम इसको कहोगे मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा यही आएगा रिमाइंडर, हमेशा एक आएगा ना। हाँ वो बेचारा कैलकुलेटर से करेगा क्योंकि उसने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, और तुम कह रहे हो ऐसा ऐसा है, कर बैठी बैठाओ झोली भर का ऐसे तुम सवाल बनाते चले जाओ, हाँ
वो कैलकुलेटर भी तो नहीं करेगा, इसीलिए तो थ्योरम बनी है, फटाफट निपटा रही है वो। रिजल्ट इसीलिए पढ़े जाते हैं। और शॉर्ट ट्रिक जो लोग कहते हैं ना कि एक डंडी यहाँ खींचे एक डंडी, आप जैसे वो एक तो रीजनिंग में सिखाते हैं ना, रीजनिंग में बड़ा फेमस है, ये चलता है, कुल कितने ट्राइंगल है गिन करके बताइए ना, तो कहते हैं अच्छा यहीं बीच में हम एक लाइन और खींच देते हैं। अब कहते हैं कितने ट्राइंगल हैं, तो वो बेस के ऊपर नंबरिंग करते बाद में सारा नंबर बस जोड़ करके बताते हैं। कहीं और से नहीं आया, नंबर थ्योरी से ही आता है। नंबर थ्योरी बहुत बड़ी। हाँ क्या नहीं है? हाँ तुम गिनते हो ना, कुछ नहीं होता। जितने ट्राइंगल है ना, बेस बेस के ऊपर हम वैल्यू रखते चले जाते हैं, जहां जहां बेस आ रहा है, और उसी वैल्यू को उठा करके जोड़ लेते हैं, बस इतना है। जैसे जैसे मान लो ऐसे, सबसे सिंपल वाला तुमको हम बता दे रहे हैं ऐसे ना, खोजना ऐसे मिलेगा, अरे बड़ा रीजनिंग में पढ़ाते हैं नौटंकी है ये है। कुल कितने ट्राइंगल हैं, अब अपने लोग कभी गिनते हैं, एक ठो ये बन रहा है, एक ठो ये बन रहा है, और एक ठो ये बन रहा है, ऐसे गिनेंगे, ये सब नहीं करना है। 1 2 और कितना, 3 2 5 1 6, 6 ट्राइंगल बनेंगे। यही बताते हैं। अब ये है नंबर थ्योरी का किस्सा, लेकिन गणित वाला पढ़ा है वो जानता है, रीजनिंग वाला रीजनिंग के हिसाब से सिखा रहा है, कह रहा है रट्टा मार लो, बस शॉर्ट ट्रिक है। तभी तो कहते हैं जादू बस वो है जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको जानते हो वो ढेला है, कोई जादू वादू नहीं है। हेडिंग डाल दो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हेडिंग बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। गजब नाटक में बिजली वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। थ्योरम चलेगी ना, लिखना थ्योरम, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी प्रॉपर्टीज में ही हम उसको थ्योरम के तौर पे भी कह सकते हैं। थ्योरम लिखना, इफ m इज ग्रेटर देन 0, इफ m इज ग्रेटर देन 0, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड। भैया ये बात याद रखना, अपनी मर्जी से कोई डिजिट ना लेना, ये सब के सब इंटीजर ही लिए जाएंगे। हम इस बात को बार बार करें क्योंकि हम बार बार इसको लिख नहीं रहे हैं। इधर जितना पढ़ रहे हो नंबर थ्योरी में, जब तक कहां ना आ जाए वो सब क्या कंसीडर किया जाएगा, इंटीजर ही कंसीडर किया जाएगा। इफ m ग्रेटर देन 0 इज फिक्स्ड एंड a comma b comma c and d are integers, are integers, are integers, then सबसे पहली बात, पहला a congruent a मॉडुलो m, a congruent a मॉडुलो m ऑलवेज। क्यों? m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस a, a माइनस a कितना आएगा, 0, और 0 दुनिया में हर नंबर से कटता है जो कि खुद 0 नहीं है, तो a कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो m कौन सा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध। ठीक, खुद के साथ भी वही संबंध है, मतलब a में m से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो a में m से डिवाइड करने पर होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। दूसरा लिखना, दूसरा, इफ अगर ऐसा है कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m है, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m है, तो पक्की बात है देन b कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m होगा ही होगा। कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिसिटी है a में, या m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस b, देन पक्की बात m इज द डिवाइजर ऑफ b माइनस a, वो करेगा करेगा, साइन का अंतर देगा बस। दूसरा हो गया। तीसरा लिखना, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अगर ऐसा है कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m होता है, ठीक, और b कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो m है। अब सोचो, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा क्या, थोड़ा सा ना गंदा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। a में m से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचा, b में m से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचा, c, तो इसका मतलब है a में m से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, c। ट्रांसिटिविटी, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, b कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट a कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m। अब इसको सही तरीके से पढ़ो, m is the divisor of a minus b, m is the divisor of b minus c, then m is the divisor of
ए माइनस सी। और प्रूफ, प्रूफ के लिए तुम यहीं पर ऐसे छोटा सा देख लो बस खाली, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, इसका मतलब होता है m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, ठीक। और a बी कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m, इसका मतलब होता है m इज द डिवाइजर ऑफ b माइनस c। हाँ या ना? अपने को a और c के बीच में चाहिए ना, तो इन दोनों को कंबाइंड कर लो। कंबाइंड करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दें। हाँ या ना? कि जोड़ दें? जोड़ दें। हमको ए और सी के बीच में चाहिए, तो ये प्लस में भी, ये माइनस में भी, तो इसका मतलब ये आएगा m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यानी इंप्लाइज दैट m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस सी। इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो m। क्लियर हुआ? नोट कर लो। जिनके प्रूफ छोटे उनके ऐसे ही निपटा दो किनारे। प्रचंड गर्मी है। अच्छा, एक चीज ऐसे नोट पे देख लो, लिखना मत अभी, पहले खाली देख लो नोट। अगर हम एक लिखें, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, अगर कहीं पर ये लिखा है ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस के इंटू एम फॉर सम के बिलोंग टू द सेट। किसी इंटीजर z के लिए आप a इज इक्वल टू बी प्लस के एम लिख सकते हो। अब ये बात सही है कि गलत है, आओ चेक करके देखते हैं कैसे हो रहा है, ये देखना। सिंस, प्रूफ इसका दिखा रहे हैं, सिंस a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m होता है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट m पक्का डिवाइड करेगा किसको, a माइनस b को। हाँ या ना? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ m। डिवाइड करता है तो a माइनस बी m का मल्टीपल होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, ये मिटा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज इक्वल टू m इंटू के फॉर सम के बिलोंग टू किससे, z। और इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b प्लस m इंटू। सहमत हो कि नहीं? यही होता है। तो अगर कहीं लिखा है a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m, तो अपने लोग सीधे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b प्लस के इंटू m फॉर सम इंटीजर। क्लियर हुआ? नोट में इसको लिख लो तो हम आगे चलेंगे। ये भूल गए थे हम, अभी दिमाग में आ गया, हम कहीं यही निपटा दें, तब प्रॉपर्टी लिखाते हैं। आज हम लोग तभी डेली से तेज चले हैं ना। 2 पन्ने हो गए, 2 पेजेस हो गए। कितना? 4.5। अरे बड़े तेज चले यार तब भी। ऐसा तो नहीं कि कुछ पढ़ा रहे ऊपर से निकल रहा हो। मेरे हिसाब से हम बस अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़े हैं, बाकी हम रहे उसी पे हैं। कौन सा? हाँ, अभी हम ऐसा कर दिए ना, बराबर बराबर चल रहा है दोनों। वो भी चलेगा तो फंक्शन में भी हमको टाइम चाहिए खींचने के लिए। 1 घंटे में फंक्शन का क्या करोगे? कुछ नहीं। अभी हम 3 घंटा रख दिए, 3 नहीं रखे हैं, 3 कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल खुलवाने के बाद पता चलता है ना, उसकी भी जान निकल जाएगी अगर हम ऐसे ही उसके ऊपर चढ़े रहे तो ये दिक्कत हमको बचानी पड़ेगी उसकी।
इसीलिए ना स्पीड थोड़ी सी पकड़ लिए कि अब हम जो काम 3 तक पहुंचाते थे हम 5 पे कर लेंगे इस तरीके से। अब कुछ नहीं, तुम लोग इतना पर्याप्त रूप से समझदार हो कि मेरी थोड़ी स्पीड से तुमको इतनी तकलीफ नहीं आएगी। पेपर भी वैसा ही है, डीपली पढ़े हुए हो। मिटाएं? अच्छा लिख लो लिख लो। जो स्पीड मैंने एक बार पकड़ी थी रूपाली गोयल को, वो यही कही थी, सर आप बहुत धीमे पढ़ाते हैं। फिर मैंने स्पीड पकड़ी, 45 मिनट में 4 थ्योरम निपटाए थे, और उसके बाद 4 थ्योरम के साथ साथ न्यूमेरिकल भी निपटाए थे। इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ी। कैलकुलस कैलकुलस था, वो भी इंटीग्रल कैलकुलस, बीटा गामा फंक्शन पढ़ा रहे थे। बीटा गामा फंक्शन वैसे ऊपर से निकल जाता है अगर उसको बहुत ज्यादा ऊपर से, हर जगह तो ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी जेड बराबर कुछ पुट करो, कभी टी बराबर कुछ पुट करो, धड़ धड़ करते चले गए। और उसके बाद वो उठ रही है, कह रही है सर आज हमको कुछ नहीं समझ में आया, हमके गड़रिया अपनी भेड़ों को पहचानता है, इसीलिए कहते हैं। हमको पता है तुम लोग एकदम इत्मीनान से समझते हो, धीमे 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 धीमे। तेज पढ़ाते हैं, धीमा पढ़ाते हैं ये कौन? हम पढ़े हैं उनसे ना, हम उनसे पढ़े। चार जगह डिवाइड करना, चार जगह मीडियन की रेशियो लिखना है, चारों जगह स्टेटमेंट लिखना। हाँ ये नहीं, वो अच्छा करते हैं, वो रियलिटी में बहुत अच्छा करते हैं इस चीज को। ये मान अभी भी पुराने टीचर ना, इसीलिए पुराने टीचर अच्छे होते हैं, नए इसीलिए खराब हो रहे हैं। नए वाले फास्ट फूड में आ रहे हैं, 2 मिनट नूडल पैक, बच्चा इसको रट लो, बच्चा इसको रट लो। वो रटने की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे जितनी बार चीजें आंख के आगे से गुजरेंगी उतनी बार आपको याद होगा। तो हर बार उसी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, हर बार लिखा रहे हैं। मेरी खुद की टीचिंग में गड़बड़ी है, अगर हम सही कहें तो मेरी खुद की टीचिंग में गड़बड़ी है, क्योंकि हम भी मार्केट के ही हिसाब से चल रहे हैं। अदरवाइज होना यही चाहिए कि आप जितनी बार जो थ्योरम इस्तेमाल करो उतनी बार लिखो उस थ्योरम को। गैलियान अपनी किताब को लिखते वक्त अगर कहीं रेफरेंस देते हैं तो कहते हैं थ्योरम नंबर दिस, बताएं उस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम टाइम में केवल कहते हैं बाई प्रीवियस थ्योरम। अब प्रीवियस में हमने 10 थ्योरम लिखी हुई है, कौन सी थ्योरम? अगर सामने वाले को समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो आप टाइम कैसे किल करते हो? अच्छी चीज क्या होती है? अच्छी चीज होती है आप अपनी कॉपी में हर थ्योरम की मार्किंग करते चलो, और वो मार्किंग टीचर से मिलनी चाहिए। तो जैसे मुझको याद आया तो हम कहेंगे यहां किनारे लिख दी बाई प्रीवियस थ्योरम नंबर 10। तो जैसे प्रीवियस थ्योरम नंबर 10 किया, आप पलट करके 10वीं थ्योरम पर ही आओगे। अदरवाइज आप सोचोगे बाई प्रीवियस थ्योरम में कौन सी लगाए, और एग्जाम टाइम में तुम गौर करो सबसे ज्यादा नौटंकी इसी पे होती है, बाई प्रीवियस थ्योरम में क्या लगी हुई है। सही करते थे नमायक लड़के के साथ, और क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए। हम इसके फुल सपोर्ट में हैं। हमको मारे हैं वो, बहुत मारे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके फुल सपोर्ट में हैं। वो दौर भी अजीब ही था, ठोक दिए हमको, दूसरे दिन से कोचिंग नहीं गए। कितने हुए प्रॉपर्टीज में? 3 हो गए। किसको? हमको? अरे हम बिना गए ही सीख गए। जहाँ प्रॉपर्टीज में थ्योरम करके प्रॉपर्टीज चल रही थी ना, 3 हुई थी 4 हुई थी? 3 हुई थी, अब चौथी करना। 3 के बाद ही तो नोट आ गया था, चौथे में आना। इफ अगर ऐसा हो, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, मतलब ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंसी से जुड़े हैं, यानी एम इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, एंड सी कॉन्ग्रुएंस, अच्छा हम ऐसे लिखते हैं, एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम। तो दिस इंप्लाइज दैट, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंस बी प्लस डी मॉडुलो। ए और बी में एम से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर मिलता है, सी और डी में एम से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर मिलता है, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी में भी एम से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर ही मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। लिखना मत, चाहे मर्जी हो तुम, दिव्यांश तुम जरूर लिख लेना, तुम जरूर लिख लेना, ये लोग सीनियर हैं, इनकी दिक्कत नहीं है ना। सिंपल सी इसकी थ्योरी होगी, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम इंप्लाइज दैट, बोलो, एम इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, लिख सकते हैं। अब बताओ मेरा ए माइनस बी से काम चलेगा? चलेगा? लिख के दिखा रहे हैं। फिर हमने लिख दिया सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम, तो इसका मतलब क्या होगा, एम इज द डिवाइजर ऑफ सी माइनस डी। मेरा काम बना? नहीं बना ना, मेरे को तो नेगेटिव साइन चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो सारा साइन क्या चाहिए था, पॉजिटिव। फंस गए कि नहीं फंस गए?
देखो ना, नहीं फंसे। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो डी, बचने के लिए वो नोट याद आया हमको। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस K1 इंटू, लिख सकते हैं कि नहीं? इससे क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू D प्लस K2 इंटू M। कहां से? K1 कॉमा K2, ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे? इंटीजर के सेट Z में। लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ो, राइट का राइट। A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D, और फिर प्लस M इंटू K1 K डैश, हाँ या ना? जहां पर K डैश इज इक्वल टू नथिंग, इट इज K1 प्लस K2, अगेन बिलोंग टू द, दो इंटीजर का जोड़ इंटीजर ही तो आएगा। अब बताओ क्या लिखा है? A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एम इंटू के डैश, यानी अपने लोग लिख सकते हैं A प्लस सी कॉन्ग्रुएंस B प्लस डी, और मॉडुलो कितना? लिख दिया कि नहीं? नोट कर सकते हो तुम, दिव्यांश लिख लो, बाकी लोग लिखें चाहे ना लिखें। वो जो ऊपर से जा रही है उसको सीखना चालू करो। तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है ग्रुप थ्योरी, समझे? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नंबर थ्योरी में ग्रुप थ्योरी घुसी पड़ी हुई है, निकालोगे कहां से उसको? ठीक, ग्रुप थ्योरी शुरू हो चुकी है। पुराने लेक्चर जो अपलोड हुए हैं वो सारे ग्रुप थ्योरी के ही हैं। वो बेसिक है, सबसे बेसिक में पढ़ाए हुए हैं, पढ़ लो उसको, वाइवा में अच्छा परफॉर्म करोगे, और नहीं तो नहीं करोगे, बैठे तुम रहेंगे ही रहेंगे। ये थोड़ी होगा हम तुमको छूट दे देंगे, छूट नहीं मिलने वाली है। आता जाता कुछ नहीं है थर्ड सेमेस्टर वालों को, किसी भी सेमेस्टर वालों को। अब कॉलेज नहीं आना होता है, कहेंगे हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। आज नहीं, का पढ़ते हैं यूट्यूब से, हमको नहीं समझ में आता है। हाँ, देखो एक फर्क है ना, तुम कॉलेज नहीं गए, तुम कॉलेज नहीं गए, उसका सीन ये था कि तुम्हारे कॉलेज में मैक्सिमम भीड़ ऐसी है जो बिल्कुल कुछ नहीं दे रही। मैथ, पूरा मैथ डिपार्टमेंट कुछ नहीं दे रहा है। सिंगल एक आदमी, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सिंगल एक आदमी तुमको मैथ के नाम पे कुछ नहीं सिखाया है। रियलिटी यही है। और फिर तुम टकरा गए हमसे, हमसे तुम कैसे भी कुछ भी करके लापरवाही कर नहीं सकते, तुम्हारी मजबूरी थी, तुमको आना आना था, ठीक है, तुम सुधर भी गए उसी में। तो तुम पढ़े, रेगुलर पढ़े, इसीलिए तुमको बाकी से ज्यादा आ रहा है। वो मेरा क्रेडिट नहीं है, वो क्रेडिट इस सेंस में है कि तुम रेगुलर पढ़े उस चीज को, इसीलिए तुमको वो ज्यादा आ रहा है। तो तुम्हारा नुकसान नहीं नजर आता। ये लोग ना ये कहीं पढ़ रहे हैं सही सलामत, ना ये कहीं सही सलामत पढ़ रहे हैं, ना कॉलेज में मेरी क्लास में बैठ रहे हैं, तो इनको कौन सिखा देगा? कॉलेज में ना कोई किसी और की बात नहीं करे, दो क्लास बहुत सही चलती है, किसी और की बात नहीं करे, लेकिन जेएन सर की क्लास, मेरी क्लास सही चलती है। रिकॉर्डेड में बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम ये बात वहां बैठ करके भी बोलते हैं। दो क्लास के अलावा बाकी हम भी नहीं जानते सही चलती है कि नहीं, लेकिन दो क्लास हम जानते हैं, क्योंकि जेएन सर से हम पढ़े हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं वो क्लास अच्छी चलती है ना। तो आना नहीं है, आने को तो कोई भी टीचर चला आएगा, उसके आने से क्या फायदा हमको जब उसका पढ़ाया समझ नहीं आता? उनके पढ़ाने से समझ में भी आता है, वो व्यावहारिक पक्ष पे उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन तब ये नालायक जितने हैं सेमेस्टर वाले, ये एक को क्लास नहीं दिखाई देते हैं, और जब वाइवा होता है तो मुंह सिले बैठे रहते हैं। इनसे पूछो तो ऐसे देखते हैं जैसे लगता है मकड़ी जाला गिन रहे हैं, कैठ बना हुआ है। हाँ, 4 हो गए, 5वें में निपटाना। अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है, 5वां कर ही दो। 5वां लिखना, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, ठीक, सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम। अभी मैंने लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट जोड़ा था ना, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू सी कॉन्ग्रुएंस बी इंटू डी, मॉडुलो कितना? ये रहा।
प्रूफ सुनो, प्रूफ में ये बताओ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एम इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, लेकिन उससे तो अपना काम बनेगा नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, तो अपने लोग यही बात लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, पहले वाले से मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी प्लस K1 इंटू एम, और दूसरे वाले से क्या हुआ, C इज इक्वल टू डी प्लस K2 इंटू कितना M, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हुआ, AC इज इक्वल टू B प्लस K1M, और फिर कितना D प्लस K2M, K1 कॉमा K2 ये दोनों कौन है, कोई इंटीजर है, जैसा केस बनेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू, कुछ ना करना, केवल BD को बाहर कर लेना बस, BD प्लस, अब जितना लिखना सब ब्रैकेट के अंदर में लिखना। ये बताओ B इंटू दिस, क्या इसमें M शामिल है? तो अपने लोग एक काम करते हैं, M को तो बाहर निकाल लेते हैं, अंदर सुनना, BK2 लिख सकते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या M शामिल है? तो M बाहर आ चुका है, तो प्लस DK1, और इनके प्रोडक्ट में K1 K2 M स्क्वायर, M बाहर है तो प्लस K1 K2 M, बना कि नहीं बना? ये बताओ B D K1 K2 सब इंटीजर हैं, M इंटीजर, तो ये पूरा चीज क्या आया, इंटीजर आया ना, तो क्या मिला, AC बराबर BD प्लस M इंटू K डैश, लिख सकते हैं, जहां K डैश कौन है, ये वाला इंटीजर है, तो इसका मतलब हम लोगों को मिला AC इज इक्वल टू, सॉरी AC कॉन्ग्रुएंट BD मॉडुलो, नोट कर लो। दिव्यांश फटाफट तुम लिखो इसको, पांच प्रॉपर्टी, बस एक आखिरी छठी प्रॉपर्टी और लिख लो, काम हो जाएगा। छठी प्रॉपर्टी बोले, छठी प्रॉपर्टी ना इसी का यूज कर देंगे हम। सुन भैया, इत्मीनान से सुनना, समझो इसको, छठी प्रॉपर्टी है, अगर ये बताओ, अगर हमने कहीं पर लिखा ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, हम इसी को दोबारा लिख रहे हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट बी स्क्वायर मॉडुलो एम, हाँ या ना? ऊपर वाली बात फिर लिख दे रहे हैं, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, और इसको फिर से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट बी क्यूब मॉडुलो एम, कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम यही बात कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएं और बढ़ाते चले जाएं, तो इन जनरल, अब यहां पर हम मेन रिजल्ट लिख रहे हैं, ये हम तुमको प्रूफ दिखा दिए ऐसे होता है, अब हम जनरली लिख दे रहे हैं, इफ यदि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, तो दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट होगा बी की पावर के मॉडुलो, और प्रूफ ये सामने मौजूद है, क्लियर हुआ? लेकिन उल्टा सही नहीं होगा, अगर ए की के कॉन्ग्रुएंट बी की के मॉडुलो एम है, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम आए, ये कोई जरूरी नहीं है, यहां से वहां जाने का रास्ता है, वहां से यहां आने का रास्ता नहीं है, तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लिखो। ये बात किसी एक दो के लिए नहीं होती है, यहां पर ये बात डाल देना, फॉर ऑल के ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक से, और एक से शुरू करो, चाहे जो आप इंटीजर ले लो, सबके लिए ये बात हमेशा सही होगी ही होगी। ठीक, इनको भैया इसी पर रोक देना, ठीक है, इनको इसी पर रोक देना, जितना हीट होना है उनको जनाब को हो गए हैं,